हेलो बच्चों, ये रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर का वन शॉट वीडियो है। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के हर इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर करेंगे ताकि कम समय में ये चैप्टर आपको इजीली समझ में आ जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर की हेडिंग में जो टर्म दे रखी है उनकी मैं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दूंगी ताकि ये टर्म जो है वो आपको क्लियर हो जाए। रेस्पिरेशन होता क्या है? देखो, इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी क्यों चाहिए? लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और इन एक्टिविटीज़ के लिए ये एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। अब एनर्जी आती कहाँ से है? तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप का फूड कंज्यूम करते हैं। इस फूड के ब्रेक डाउन से ये एनर्जी आती है और फिर इस एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है एटीपी के फॉर्मेट में और फिर उस एटीपी का यूज किया जाता है इन अलग अलग एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए। देखो, इस चैप्टर में जो चीज़ें हैं वो प्लांट्स के हिसाब से समझा रखी हैं, लेकिन ये जो रेस्पिरेशन एक्टिविटी है ये हर लिविंग की बॉडी में देखने को मिलती है। अगर मैं ह्यूमन से रिलेट करूं तो आप ह्यूमन से चीज़ों को बहुत आसानी से समझ पाओगे। देखो, हम सब जो हैं वो फूड कंज्यूम करते हैं ताकि हमें इस फूड से एनर्जी मिल जाए और हमें लगता भी ऐसा ही है कि हमने खाना खाया और हमें उससे एनर्जी मिल गई। लेकिन ये प्रोसीजर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हम सब ने फूड कंज्यूम किया, हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें फूड का डाइजेशन हुआ। डाइजेशन होने के बाद में हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ से फूड जो है वो एब्जॉर्ब हुआ। कैसे फूड एब्जॉर्ब हुआ? ऐसे नहीं है रोटी खाई रोटी एब्जॉर्ब हो गई। रोटी का हमने ब्रेक डाउन किया, पहले माउथ में किया, फिर स्टमक में उसका डाइजेशन हुआ और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हुआ। उसके बाद में जब वो जो भी फूड हमने कंज्यूम किया वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में जब ब्रेक डाउन हो गया तो उन स्मॉल पार्टिकल को स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है। फिर वो स्मॉल पार्टिकल जो हैं वो ब्लड के थ्रू बॉडी की हर एक सेल के पास में पहुंचते हैं। मान लो ये इस तरीके से बहुत सारी सेल प्रेजेंट हैं और हर सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और सेल जिस एनर्जी को पहचानती है वो एनर्जी है एटीपी। हमने फूड खाया, फूड का ब्रेक डाउन हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड के थ्रू फूड का एब्जॉर्प्शन हुआ, ब्लड के थ्रू ये स्मॉल पार्टिकल जो हैं वो हर एक सेल के पास में गए। अगर आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया हो यूकैरियोटिक सेल के बारे में, तो जो यूकैरियोटिक सेल होगी उसमें जेनेटिक मटेरियल होगा जिसके चारों तरफ एक कवरिंग होगी जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और फिर इस स्ट्रक्चर को बोल देते हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। और ये जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरीके के ऑर्गेनेल होते हैं। इसी में एक ऑर्गेनेल होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ब्लड के थ्रू जब फूड आया तो सबसे पहले वो पार्टिकल जो है वो सेल में एंटर कर गया। सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड में जो है वो हायर अमाउंट में होगा, सेल में कम अमाउंट में होगा, तो ज़्यादा से कम की तरफ जो है वो ये स्मॉल पार्टिकल चली गई। अब सेल का पहला जो साइटोप्लाज्म है वहाँ पर एक एक्टिविटी होती है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस जो है वो चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो, मतलब इस प्रोसीजर में चाहे ऑक्सीजन का यूज हो और चाहे ना हो, ये जो प्रोसीजर है ये यूनिवर्सल प्रोसीजर होता है, ये सभी में देखने को मिलता है। ग्लाइकोलाइसिस में जो भी प्रोडक्ट बनेंगे उसके बाद में अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होना है, ऑक्सीजन का यूज होना है, तो वो जो रिजल्ट मिला ग्लाइकोलाइसिस से वो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर एंटर कर जाएंगे। ठीक है, वहां पर कंप्लीट प्रोसीजर होगा और उसी प्रोसीजर में एटीपी का फॉर्मेशन होगा और फिर उस एटीपी को यूज करती है सेल अपनी एक्टिविटी के लिए। तो रियल में जो काम अपने को लगता है ना कि हमने फूड खाया और उससे हमें एनर्जी मिल गई, वो प्रोसीजर जो है वो इस तरीके से होता है। तो ये जो मैंने समझाया इससे आपके ये तो समझ में आ गया कि रेस्पिरेशन का मतलब ये है कि हर लिविंग को अपनी बॉडी को चलाने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। ये एनर्जी हर लिविंग जो है वो फूड से लेता है और फिर उसका ब्रेक डाउन करता है लिविंग और फिर उस ब्रेक डाउन के बाद में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको एटीपी में कन्वर्ट करता है और फिर उस एटीपी का यूज करता है अपनी बॉडी की एक्टिविटीज के लिए। तो ये प्रोसीजर होता है रेस्पिरेशन। देखो, एक टर्म होती है ब्रीथिंग। हम जो इनहेल और एक्सेल करते हैं, इनहेल का मतलब जो हमने सांस अंदर ली, ऑक्सीजन हम उसमें लेते हैं और जब हमने सांस बाहर छोड़ी तो उसमें CO2 बाहर छोड़ते हैं। इस प्रोसीजर को बोलते हैं ब्रीथिंग।
कभी कभी इसी टर्म के लिए रेस्पिरेशन वर्ड यूज कर लिया जाता है। ये जो रेस्पिरेशन टर्म यूज किया गया ये अलग है, और ये जो रेस्पिरेशन है ये अलग है। ये ऑक्सीजन और CO2 का जो एक्सचेंज होता है उसको हम रेस्पिरेशन बोल रहे हैं जनरल वे में, वैसे रियल में ब्रीदिंग होती है। लेकिन जो ऑक्सीजन हमने अंदर ली, फिर उस ऑक्सीजन को ब्लड के थ्रू सेल के पास पहुंचाया जाए, और दूसरी तरफ से ब्लड के थ्रू ही यहाँ पर फूड पार्टिकल्स आए, फिर उनका यहाँ कंप्लीट जो है वो ब्रेक डाउन हो, जिसमें ऑक्सीजन का यूज हो, उसको बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। समझ में आया? ठीक है। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, जो हमने फूड खाया उसका ब्रेक डाउन करने के बाद में जो एनर्जी निकली उसको हमने एटीपी में कन्वर्ट कर लिया, ये रेस्पिरेशन होता है। तो ये बेसिक मैंने आपको समझा दिया है। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि जब जो प्लांट्स होते हैं क्या उनमें भी रेस्पिरेशन होता है? बिल्कुल होता है। हर लिविंग को एनर्जी चाहिए। अब ये नहीं बोल सकते कि प्लांट्स तो खुद ही खाना बनाते हैं। खाना बनाना और खाने का ब्रेक डाउन करना दो अलग प्रोसीजर होते हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रोप्स होते हैं, लेकिन प्लांट्स का हर पार्ट ऑटोट्रोप्स नहीं है। मतलब प्लांट के वो पार्ट जो ग्रीन है सिर्फ वहीं पर फोटोसिंथेसिस हो सकता है, लेकिन प्लांट की हर सेल को एनर्जी चाहिए। तो ये जो फूड बना है ग्रीन पार्ट्स में उसका ट्रांसफर होता है हर एक सेल के पास, और फिर हर एक सेल जो है उस फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाती है, उसको एटीपी में कन्वर्ट करती है और फिर उसको यूज करती है। क्या समझ में आया? प्लांट जो है उनमें भी रेस्पिरेशन होता है। अब एक क्वेश्चन ये उठता है, अभी मैंने बताया कि जो रेस्पिरेशन होता है उसमें अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो तो ऑक्सीजन का यूज होता है। तो ऑक्सीजन कैसे आएगी? हम तो इनहेल करते हैं, एक्सेल करते हैं, हमारे में स्पेसिफिक एक सिस्टम भी है रेस्पिरेटरी सिस्टम, और जिसमें स्पेसिफिक ऑर्गन होता है लंग्स, जिसका हम यूज करते हैं इनहेल और एक्सेल करने के लिए। लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं होता है, प्लांट में स्पेसिफिक कोई ऑर्गन नहीं होता है, क्योंकि प्लांट की जो बॉडी है वो चारों तरफ स्प्रेड है, एनवायरनमेंट के हर तरीके से कांटेक्ट में है। तो यहाँ पर जो लीफ होती है उनमें तो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। जो स्टेम होता है उसमें लेंटिसल्स होते हैं, जो पोर्स होते हैं उनको लेंटिसल्स बोलते हैं। और रूट जो है उसकी भी जो सुपरफिशियल लेयर जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है। तो प्लांट को स्पेसिफिक कोई ऑर्गन रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन प्लांट रेस्पायर करते हैं, बिल्कुल करते हैं। प्लांट ऑक्सीजन लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। तो ये मैंने बेसिक आइडिया देता है रेस्पिरेशन का। तो जब भी हम खाना खाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हमने जो है वो एक बार जब खाना खाया तो सिर्फ फैट फैट खाया, ऐसा नहीं होता है। जब भी हम खाना खाते हैं हम थोड़ा सा उसमें फैट लेंगे, थोड़ा सा प्रोटीन पार्ट भी होगा, कुछ जो है वो कार्बोहाइड्रेट पार्ट भी होगा। ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन मेनली आप इनको यूज कर लीजिए। तो जब हम खाना खाते हैं फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये प्रेजेंट होते हैं, इन सब का ब्रेक डाउन होता है बॉडी में। फिर इनके जो भी स्मॉलर पार्टिकल्स हैं वो सेल के पास पहुंचते हैं, और फिर उनसे जो है वो एटीपी बनाई जाती है। जैसे कि इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में एक एम्फीबोलिक पाथवे दे रखा है, और उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें समझा रखी है। इस चैप्टर में जो टेबल दे रखी है इससे हमें ये समझा रखा है कि जब हम फूड खाते हैं उसमें फैट भी होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, उसमें प्रोटीन भी होता है। फैट जो हमने खाया, फैट जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर के बना होता है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो सिंपल शुगर जैसे कि ग्लूकोज इससे मिलकर के बना होता है। प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से मिलकर के बना होता है। अब जब हमने इनको खाया तो ब्लड के थ्रू ये एब्जॉर्ब हुए, और एब्जॉर्ब होने के बाद में हमारी हर एक सेल के पास में पहुंचे। तो फैटी एसिड जो है वो डायरेक्टली अपने आप को कन्वर्ट करता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। जो ग्लिसरॉल है वो इस तरीके से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और फिर इंटर कन्वर्टेबल होकर के इस तरीके से फॉलो करता हुआ आता है। तो ये बता रखा है कि कौन सा जो पार्टिकल है वो किस तरीके से डिवाइड होकर के लास्ट में कहानी में आएगा। मेनली हम ये जो इवेंट पढ़ते हैं रेस्पिरेशन प्लांट्स, उसमें हम ग्लूकोज का एग्जाम्पल लेकर के चीज़ों को समझते हैं, क्योंकि ये इजीली सभी कंज्यूम करते हैं और इसका जो प्रोसीजर है वो इजीली समझ में भी आता है। नेक्स्ट है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड मिलकर के प्रोटीन बनाते हैं। तो जब हम खाना खाएंगे उसमें है जो प्रोटीन खाया उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो उसकी स्मॉलर यूनिट आ जाएगी कौन? अमीनो एसिड। तो अगर आप इस पूरी टेबल को देखोगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि चाहे हम फैट खाएं, चाहे हम जो है वो कार्बोहाइड्रेट खाएं, चाहे हम प्रोटीन खाएं, क्रैब साइकिल जो है वो सभी में देखने को मिलेगा।
ठीक है, ये बात आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी। इसके अलावा एसिटाइल कोएंजाइम मतलब जो पायरुविक एसिड से जो एसिटाइल कोएंजाइम बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो कहानी भी सभी में देखने को मिलेगी। भाई यहाँ से ये डायरेक्टली इसमें कन्वर्ट हो गया फैटी एसिड, इसके अलावा ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम जो बनता है उसको लिंक रिएक्शन बोलते हैं। तो ये मैंने बेसिक आपको बता दिया। अब इस चैप्टर के लास्ट में एक टर्म दे रखी है रेस्पिरेटरी क्वेश्चंट। ये क्या होता है? देखो, रेस्पिरेशन जब होता है तो उसमें भाई हमने C6H12O6 को तोड़ा। तो C6H12O6 है क्या? अगर आपको फोटोसिंथेसिस की थोड़ी सी कहानी याद हो तो CO2 प्लस में वाटर जब असिमुलेट होते हैं तब जाकर के C6H12O6 बनता है। अब रेस्पिरेशन में क्या करना है? इसका ब्रेक डाउन करना है, मतलब लास्ट में कहानी ये लेकर के आ जानी है। तो जब भी हम कोई सबस्ट्रेट कंज्यूम कर रहे हैं, उस कंजप्शन में कितनी CO2 जब उसका ब्रेक डाउन किया तो कितनी वॉल्यूम CO2 की निकली और कितनी ऑक्सीजन इस प्रोसीजर में यूज हुई, इसका एक रेशियो निकाला जाता है जिसको RQ बोलते हैं। ये एक रेशियो है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। कार्बोहाइड्रेट जो है उसका RQ1 होता है, प्रोटीन जो है उसका RQ 0.9 होता है, फैट जो है उसका 0.7 होता है, ऑर्गेनिक एसिड जो है उनका मोर देन 1 होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है, जिस प्रोसीजर में कितनी तो CO2 बाहर निकली और कितनी ऑक्सीजन यूज की गई उसको RQ वैल्यू बोल देते हैं। अब देखो, मान लो हमने जो है वो कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम किया, मतलब जब हमने खाना खाया तो उसमें कार्बोहाइड्रेट था, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका कंप्लीट ब्रेक डाउन हुआ, उसके बाद में ब्लड के थ्रू जब वो एब्सॉर्ब हुआ तो ग्लूकोज के फॉर्मेट में एब्सॉर्ब हुआ। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है ग्लाइकोलाइसिस वो सब में कॉमन होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले, अच्छा, ये ग्लाइकोलाइसिस में 10 स्टेप होते हैं, हर स्टेप में एंजाइम लगता है। ये जो प्रोसीजर होता है वो एक स्लो प्रोसीजर होता है और एंजाइम लिंक्ड प्रोसीजर होता है। मल्टी स्टेप होते हैं, 10 स्टेप होते हैं। इसका बेसिक रीजन ये है कि जो C6H12O6 है उसको एक ही स्टेप में नहीं तोड़ना, क्योंकि एक ही स्टेप में तोड़ेंगे तो जो भी जितनी एनर्जी है वो हीट के फॉर्मेट में लॉस हो जाएगी। हम ये चाहते हैं कि इनके जितने भी बॉन्ड हैं, हर बॉन्ड में जो एनर्जी सेव है उस बॉन्ड को हम एक एक करके तोड़ें और फिर जो है वो रिजल्ट बनाएं। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है उसमें जो ग्लूकोज का एक बॉन्ड हम तोड़ते हैं और ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट जो होता है वो होता है दो मॉलिक्यूल बनेंगे पाइरुविक एसिड की, और पाइरुविक एसिड जो है वो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है C3H4O3। ठीक है, तो हम एक एक करके इन बॉन्ड को तोड़ने वाले हैं। फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस जो टर्म है वो ग्रीक वर्ड ग्लाइको जिसका मतलब होता है शुगर और लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिट करना, मतलब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना ही ग्लाइकोलाइसिस है। जो ग्लाइकोलाइसिस है उसको EMP पाथवे के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि 3 साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने मिलकर के इसकी डिस्कवरी की थी, एमडन, मेयरहोफ और परनास। इन तीनों ने मिलकर के इसकी डिस्कवरी की थी। अब देखो, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल सेल के पास में पहुंच गया। मान लो एक सेल है, ब्लड के थ्रू जो है वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल यहाँ पे आ गया। मैं अपनी बात करके समझा रही हूँ, लेकिन ये प्लांट में कैसे होगा? तो मान लो एक सेल में जहाँ पे खाना बना, उसके क्लोरोप्लास्ट में खाना बना, फिर ये जो ग्लूकोज है वो दूसरी सेल के पास में पहुंचा। ठीक है, तो प्लांट में जो है वो फ्लोएम टिश्यू होता है फूड के ट्रांसपोर्ट करने के लिए। फ्लोएम टिश्यू होता है फूड के ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो मान लो ये प्लांट की सेल है, उसके पास में ये बाहर सेल वॉल होगी, अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी। सबसे पहला काम जो है ग्लाइकोलाइसिस का वो सेल के साइटोप्लाज्म में होगा। यहाँ पे मान लो C6H12O6 जो है वो ग्लूकोज एंटर कर गया, तो अब इसको ब्रेक डाउन करना है। ग्लाइकोलाइसिस में जो फर्स्ट स्टेप होता है तो ग्लूकोज के 6 नंबर कार्बन पे फॉस्फेट जोड़ा जाता है। फिर उसके बाद में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। फिर दोबारा से फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 1 पे भी फॉस्फेट जोड़ा जाता है। इन दोनों ही स्टेप में ATP का यूज होता है। अब आप क्वेश्चन ये करोगे कि मैम ATP जो है उसको तो बनाना है इस प्रोसीजर में, हम तो शुरुआत से ATP यूज कर रहे हैं। तो देखो, शुरुआत में ATP का कंजप्शन हो रहा है, फिर धीरे धीरे ATP का फॉर्मेशन भी होगा। उसके बाद में फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बन गया। फिर इसके बाद में ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है ये अपने आप को दो में स्प्लिट कर लेता है। एक है ट्राइस फॉस्फेट और सेकंड भी है ट्राइस, लेकिन दोनों का नाम अलग है। ये है
ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और ये है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं। तो नेक्स्ट जो कहानी चलेगी वो किसकी चलेगी, 3PGAL फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड की। अब इसमें क्या किया जाता है, अभी कार्बन नंबर 3 पे सिर्फ फॉस्फेट है, कार्बन नंबर 1 जो है उस पे भी फॉस्फेट जोड़ा जाएगा, लेकिन अब फॉस्फेट एटीपी से नहीं आएगा, कोई इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से आएगा। और सेम टाइम में NAD प्लस जो है उसको NADH2 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये जो है यहीं से हाइड्रोजन मोलिक्यूल निकलेंगे और ये प्रोसीजर होगा। उसके बाद में क्या किया जाएगा, ये जो कार्बन नंबर 1 पे जो फॉस्फेट जोड़ा गया है उसको हटाया जाएगा। तो जब फॉस्फेट हटाया गया तो ADP जो है उसमें फॉस्फेट जोड़ा गया और ADP किस में कन्वर्ट हो गया, ATP में। उसके बाद में 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है उसका कार्बन नंबर 3 पे फॉस्फेट ग्रुप था, फिर उसको कन्वर्ट करके कार्बन नंबर 2 पे कर दिया गया। नेक्स्ट जो बनेगा वो बनेगा पैप फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ये सब 3 कार्बन के मॉलिक्यूल हैं। और फिर लास्ट में जो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे वो बनेंगे पायरुविक एसिड के, जिसका फॉर्मूला आपको बता दिया है, ये जो है उसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो मतलब ग्लाइकोलाइसिस जो सभी में कॉमन देखने को मिलता है उसमें एंड प्रोडक्ट बनता है पायरुविक एसिड। टोटल 4 ATP बनी है। बोलोगे मैम यहाँ पे तो एक ATP यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो बेटा 2 मॉलिक्यूल की कहानी चल रही है, तो एक से अगर एक ATP तो 2 ATP, एक से एक ATP तो 2 ATP, तो टोटल 4 ATP बनी। लेकिन 2 ATP तो हमने स्टार्टिंग में यूज की हैं तो उनको वापस दे दी और बची टोटल नेट ATP जो है वो कितनी बची, 2 बची ग्लाइकोलाइसिस में। ठीक है, और अगर अब इसके आगे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो NADH2 किस में जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया में जब ये जाएगा तो वहां पर इससे एक NADH2 से 3 ATP का फॉर्मेशन होगा। तो 2 NADH2 बने हैं, मतलब 6 ATP इससे भी फॉर्मेशन हो पाएगा। क्या समझ में आया कि ग्लाइकोलाइसिस यूनिवर्सल प्रोसेस है, सभी में देखने को मिलेगा। नेट एटीपी सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस में बात करूँ तो 2 ATP, टोटल 4 बनती है, लेकिन 2 ATP जो यूज की थी उसको वापस दे दी। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो ATP बनी है वो डायरेक्टली बन रही है, तो इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब देखो पायरुविक एसिड बन गया। अब अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होना है तो ये पायरुविक एसिड कहाँ चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन अगर एन एरोबिक रेस्पिरेशन होना है तो उसमें क्या होगा, यही साइटोप्लाज्म में एक्टिविटी होगी। या तो पायरुविक एसिड से इथेनॉल बन सकती है या फिर पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बन सकता है, C3H6O3। ठीक है, जब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन बढ़ गई, 2 मॉलिक्यूल, 2 पायरुविक एसिड है तो 2 मॉलिक्यूल किसके बन जाएंगे, लैक्टिक एसिड के। इसी तरीके 2 मॉलिक्यूल किसके बन जाएंगे, इथेनॉल के। जब इथेनॉल बनेगी तो इसमें 2 CO2 जो है वो रिमूव भी होंगी, एक से एक CO2 तो 2 से 2 CO2, तो ये फॉर्मूला देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो यहाँ पे हाइड्रोजन का कंटेंट बढ़ रहा है ना, ये बढ़ रहा है इसकी वजह से। साइटोप्लाज्म में NADH2 बने हुए हैं तो NADH2 क्या कर देंगे, अपना हाइड्रोजन इनको दे देंगे दोनों ही इवेंट में। तो जब क्या होता है, जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती सेल के पास तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिल सकता है, जैसे कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है उनमें। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारी जो मसल सेल्स हैं उनमें भी जब हम स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर लेते हैं तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये इथेनॉल कब बनेगा, जब ब्रूइंग इंडस्ट्री में इसका फॉर्मेशन होता है। तो नॉर्मल यीस्ट जो है वो इसका फॉर्मेशन करते हैं। तो यीस्ट में क्या होता है, 13% इथेनॉल जब तक बने तो यीस्ट जिंदा रह सकते, लेकिन उससे ज़्यादा कंटेंट अगर बनाना है तो ये डिस्टिलेशन के थ्रू बढ़ता है। ठीक है, जैसे कि वोदका, विस्की, रम, इनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन नॉर्मल जो वाइन होती है, जो बियर होती है, उसमें 13% एल्कोहल कंटेंट देखने को मिलता है जो नेचुरली बन सकता है। उससे ज़्यादा अगर कंटेंट बना तो यीस्ट जो है वो मर जाएगा। अब एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर लेते हैं। ये मान लो एक सेल है, सेल में यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हो गया ग्लाइकोलाइसिस। अब ये सेल में यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है खूब सारे, तो ये जो पायरुविक एसिड बना ये अब सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री कर जाएगा। तो फर्स्ट इवेंट होता है जैसे ही पायरुविक एसिड गया किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में, तो फर्स्ट इवेंट होगा पायरुविक एसिड से जो रिजल्ट बनेगा उसको बोलते हैं एसिटाइल को एंजाइम ए। ये 2 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, पायरुविक एसिड 3 कार्बन का था, मतलब इस प्रोसीजर में एक CO2 जो है वो क्या होगी, रिमूव होगी। ठीक है, तो अब तक हमने क्या किया, जो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था ग्लूकोज,
ग्लाइकोलाइसिस में उसका एक बॉन्ड हमने तोड़ा, 2 मॉलिक्यूल बना दिए। जो लिंक रिएक्शन है उसमें हमने दोनों मॉलिक्यूल में से एक-एक बॉन्ड और तोड़ा और अब हर में 2 कार्बन का मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेगा। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो क्रेब साइकिल में एंट्री करेगा। ये है क्रेब साइकिल। ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम बना। इस प्रोसीजर में एक CO2 रिमूव होती है एक मॉलिक्यूल से, तो दोनों से 2। इसी तरीके से यहाँ पर इसी टाइम में ही NADH2 का भी फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब जो पायरुवेट है उनसे हाइड्रोजन भी रिमूव की जाती है। अब एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो सिट्रिक एसिड साइकिल में बन जाएगा, क्योंकि इस साइकिल में पहला जो प्रोडक्ट बनता है वो सिट्रिक एसिड बनता है, इसलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर क्रेब साइकिल के नाम से भी इसको जानते हैं। तो सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम के साथ में 4 कार्बन का OH जुड़ेगा और फिर 6 कार्बन का प्रोडक्ट बन जाएगा सिट्रिक एसिड। फिर सिट्रिक एसिड से बनेगा आइसोसिट्रेट और फिर आइसोसिट्रेट से बनेगा 5 कार्बन का अल्फा कीटो ग्लूटरेरिक एसिड। अगर 6 से 5 का बन रहा है मतलब एक बॉन्ड और टूट गया है, समझ में आया। और अब जब ये बॉन्ड टूटा उसी टाइम में एक NADH2 का फॉर्मेशन हो गया। ये मैं तुम्हें एक एसिटाइल कोएंजाइम की बात बता रही हूँ। ऐसे ही कहानी जो है वो 2 की, अगर एक ग्लूकोज में देखोगे ना तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम बन रहे हैं। तो ये जो रिजल्ट है, ये जो साइकिल है वो 2 बार देखने को मिलेगा। अल्फा कीटो ग्लूटरेट 5 कार्बन का है, फिर उससे नेक्स्ट जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, सक्सेनाइल कोएंजाइम ए जो बनेगा वो 4 कार्बन का रहेगा, मतलब एक CO2 और बाहर निकल जाएगी, एक NADH2 और बन जाएगा। ठीक है, सक्सेनाइल कोएंजाइम से फिर बनता है सक्सिनेट। इस टाइम में ATP का डायरेक्टली फॉर्मेशन होता है वाया GTP। फिर सक्सिनिक एसिड जो है वो भी 4 कार्बन का है, फिर इससे बनेगा फ्यूमरेट। और जब फ्यूमरेट बनता है तो उस टाइम में एक FAD से FADH2 का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर फ्यूमरेट से बनेगा मैलिक एसिड, वो भी 4 कार्बन का है। फिर मैलिक एसिड से बनेगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, वो भी 4 कार्बन का है। और जब मैलिक एसिड से OA बनेगा तो दोबारा से फिर एक NAD से NADH2 बन जाएगा। इस तरीके से एक सिट्रिक एसिड साइकिल में 3NADH2 का फॉर्मेशन होता है, 1 जो है वो FADH2 का फॉर्मेशन होता है, 2 CO2 जो हैं वो इसमें रिमूव होती हैं और एक जो है वो डायरेक्टली ATP का फॉर्मेशन होता है वाया GTP। इसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलेंगे। ये देखने को मिलता है क्रेब साइकिल में। अब ये जब प्रोसीजर हो रहा होता है उसी टाइम में ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर देखिए, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है भाई। NADH2 जब बना तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब ऐड हुए तो मतलब 2 तो प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इसमें ऐड हुए, तब जाकर के 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बने। तो दोबारा से NAD में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जब दोबारा सिट्रिक एसिड साइकिल चले तो दोबारा से NAD जो है वो NADH2 में कन्वर्ट हो सके। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो NADH2 बने हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें जो कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है उनके थ्रू इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है और साथ ही साथ में प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, ये कॉम्प्लेक्स थर्ड है, ये कॉम्प्लेक्स सेकंड है, ये कॉम्प्लेक्स फोर्थ है और ये कॉम्प्लेक्स 5 है। ठीक है, इसको ATP सिंथेज पार्ट भी बोलते हैं। यहाँ से क्या होगा, अच्छा अभी तक मैं एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे देखो लास्ट में ऑक्सीजन जो है वो क्या होगा, ऐड होगा। अब यहाँ पे NADH2 ने जब दोबारा से अपने आप को NAD में कन्वर्ट किया तो उन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन निकाला और अपना प्रोटॉन। तो प्रोटॉन जो है वो तो इस तरीके से दोनों मेम्ब्रेन के बीच वाले पार्ट में आ गया। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरीके से देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये कहानी सेम ऐसे ही यहाँ पे, यहाँ तो NADH2 अटैच होगा कॉम्प्लेक्स फर्स्ट पे, ये फिक्स है। ये कॉम्प्लेक्स सेकंड है जिससे FADH2 जो है वो अटैच होता है आकर के और यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन जो है उनका इस तरीके से देखने को मिलेगा, ये कहानी। फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो साइटोक्रोम C जो है वो कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर्थ से अटैच होता है। कॉम्प्लेक्स थर्ड से जो भी इलेक्ट्रॉन आते हैं उनको पकड़ता है, कॉम्प्लेक्स फोर्थ के थ्रू मूव करवाता है। यहाँ पे प्रोटॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था ये कर लाया और जब इस तरीके से बनेंगे तो ऑक्सीजन के साथ में मिलकर के क्या बनेगा, हाइड्रोजन बन जाएगा और H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा।
इस तरीके से जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है तो उसी एनर्जी के साथ में जो प्रोटॉन है वो भी बाहर के साइड दोनों मेम्ब्रेन का बीच का जो एरिया है वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट हो गया प्रोटॉन का या कम अमाउंट, तो ज़्यादा से कम की तरफ प्रोटॉन जब मूव करेंगे तो यहाँ पे जो एडीपी है उसमें फॉस्फेट जो है वो ऐड हो जाएगा और एटीपी का फॉर्मेशन होगा, जिस पूरे को मिला करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं। और ये जो ऑक्सीजन का यूज होने की वजह से जो फॉस्फेट ऐड हो रहा है उसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। पेज पूरा चैप्टर है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, आपकी समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।